नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 20 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, पर्यावरण या जैव विविधता से जोड़ सकते हैं। और कोप 15 समिट एडॉप्ट हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। तो दोस्तों, कनाडा में कोप 15 शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक जैव विविधता सौदे को मंजूरी मिली है। यानी मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में वार्ताकारों ने 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30% भूमि यानी लैंड और पानी की रक्षा के लिए एक समझौता किया है, जिसे 30x30 कहा जा रहा है। यानी 2030 तक 30% भूमि और जल की रक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, वर्तमान रुझानों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का यही कहना है कि दुनिया की 8 पक्षी प्रजातियों में से एक सहित अनुमानित 34,000 वनस्पतियां, 5200 पशु प्रजातियां विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। मुख्य कृषि पशु प्रजातियों की लगभग 30% नस्लें वर्तमान में विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं। वन अधिकांश ज्ञात स्थलीय जैव विविधता का घर है, लेकिन पृथ्वी के मूल वनों का 45% समाप्त हो चुका है। ज्यादातर पिछली शताब्दी के दौरान यह नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, 2010 में नगोया और जापान में कोप 10 में सरकारें 2020 तक 20 आईची जैव विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई, जिसमें प्राकृतिक आवास के नुकसान को आधा किया जाएगा, स्थायी खपत और उत्पादन की योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि यह जैविक विविधता सम्मेलन क्या है और भारत इसमें कहाँ है। तो दोस्तों, जैव विविधता सम्मेलन, इसकी स्थापना विभिन्न सरकारों के द्वारा 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, पहला अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में आयोजित किया था। तो यह सीबीडी की स्थापना 1992 के रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी। और दोस्तों, इस सम्मेलन में 3 प्रमुख लक्ष्य थे, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्याय संगत बंटवारा। तो दोस्तों, इस सम्मेलन में सीबीडी को अपनाया गया और सीबीडी ने जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल को मंजूरी दी, जैसे कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। यह सजीव संवर्धित जीवों के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग से संबंधित है। इसी तरह से नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। तीसरा है आईची लक्ष्य, इसका संबंध जैव विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों को सभी में बढ़ाने से है। तो नगोया सम्मेलन के दौरान वर्ष 2001 से 2020 के लिए जैव विविधता कार्य योजना स्वीकार किया गया था, जिसमें नगोया प्रोटोकॉल के अलावा आईची लक्ष्य भी शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा कई अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण, मरुस्थलीकरण पर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज इत्यादि। अब बात आती है भारत की। दोस्तों, इस जो सम्मेलन था, 196 देशों ने इसमें जो है सीबीडी में भाग लिया था। इंडिया इज आल्सो पार्ट टू द कन्वेंशन एंड इंडिया रेटिफाइड इन 1994। दोस्तों, जैव विविधता सम्मेलन का भारत भी हिस्सा था 1992 में, जिसने राज्यों को उनके जैविक संसाधनों के उपयोग और संप्रभुता के अधिकार को मान्यता दी। सीबीडी के उद्देश्यों को मजबूत बनाने तथा उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम भी बनाया, जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 कहा गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण तथा उससे जुड़े ज्ञान का सही उपयोग करना है। इसी अधिनियम के अंतर्गत
2003 में जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह कानून वनस्पतियों एवं पशु वर्ग के संरक्षण के मौजूदा कानूनों, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 को बढ़ाने में कारगर है। इसके साथ ही भारत द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट घड़ियाल जैसे कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में प्रमुख रूप से आनुवांशिक संसाधनों तथा उससे जुड़े किसी विदेशी के ज्ञान एवं जानकारियों, कंपनी अथवा संस्थाओं से पहले इससे जुड़ी सभी जानकारियों तथा स्रोत न्याय संगत रूप से देश एवं उनके नागरिकों के लिए उपयोग किए जाने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम से पहले किसी भी विधान में इसका प्रावधान नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सीबीडी का सेक्रेटरीट इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ओनली 2 मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन आर नॉट पार्टीज टू सीबीडी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वेटिकन। दोस्तों, अब जो यह ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो इस समझौते का उद्देश्य यही था कि भूमि, महासागरों और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन से बचाना है, जिसमें संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्स्थापना, यानी प्रतिनिधियों ने 2030 तक 30% लैंड और 30% तटीय और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जो सौदे के उच्चतम प्रोफाइल लक्ष्य को पूरा करता है। और दोस्तों, इसे 30x30 कहा गया, इसके रूप में यह जाना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में अगर बात की जाए तो 17% जो है स्थलीय और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित है। तो यह सौदा 2030 तक विभिन्न स्रोतों से जैव विविधता के लिए 200 अरब डॉलर यानी प्रकृति के लिए धन भी इकट्ठा करेगा। अमीर देशों को 2025 तक हर साल कम से कम 20 अरब डॉलर और 2030 तक कम से कम 30 अरब डॉलर का योगदान भी देना होगा। इसी तरह से दोस्तों, बड़ी कंपनियों ने जैव विविधता पर प्रभाव की रिपोर्ट भी दी है, यानी कंपनियों को विश्लेषण करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए उनके संचालन कैसे प्रभावित होते हैं और जैव विविधता के मुद्दों से प्रभावित होते हैं। तो पार्टियों ने बड़ी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को उनके संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और पोर्टफोलियो के बारे में खुलासा करने के लिए आवश्यकताओं के अधीन होने पर सहमति भी व्यक्त की है। और दोस्तों, हानिकारक सब्सिडी यानी देश 2025 तक जैव विविधता को कम करने वाली सब्सिडी की पहचान करने और फिर उन्हें समाप्त करने, चरणबद्ध करने या सुधार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वह 2030 तक उन प्रोत्साहनों को प्रति वर्ष कम से कम 500 बिलियन डॉलर तक कम करने और संरक्षण के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन बढ़ाने पर सहमत हुए। दोस्तों, लगभग 190 देशों के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों ने ज्यादातर इस बात पर सहमति जताई कि जैव विविधता की रक्षा करना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। कई लोगों ने उन प्रयासों की तुलना पिछले महीने मिस्र में हुई जलवायु वार्ता से की। दोस्तों, निवास स्थान के नुकसान, प्रदूषण और विकास के साथ जलवायु परिवर्तन ने दुनिया की जैव विविधता को प्रभावित किया है। तो 2019 में एक अनुमान के साथ चेतावनी दी गई कि 10 लाख पौधे और पशु प्रजातियां दशकों के भीतर विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। तो नुकसान की दर उम्मीद से 1000 गुना अधिक है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि मनुष्य लगभग 50,000 जंगली प्रजातियों का नियमित रूप से उपयोग करते हैं और दुनिया की करीब 8 अरब आबादी में से 5 में से 1 व्यक्ति भोजन और आय के लिए उन प्रजातियों पर निर्भर है। लेकिन वे इस बात पर सहमत होने के लगभग 2 सप्ताह तक संघर्ष करते रहे कि सुरक्षा कैसी दिखती है, इसके लिए कौन भुगतान करेगा। तो वित्त पोषण सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक रहा, जिसमें 70 अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी और एशियाई देशों के प्रतिनिधि वार्ता से बाहर हो गए, लेकिन कई घंटे के बाद फिर वह वापस आए। तो इस तरह से आपने देखा कि यह हानिकारक सब्सिडी पर भी सहमत हुए। प्रदूषण और कीटनाशक, सौदे के अधिक विवादास्पद लक्ष्यों में से एक कीटनाशकों के उपयोग को 2/3 तक कम करने की मांग की, लेकिन उभरने वाली अंतिम भाषा इसके बजाय कीटनाशकों और अत्यधिक खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करती है और उन खतरों को कम से कम आधा
कम करने का वचन देती है और इसके बजाय कीट प्रबंधन के अन्य रूपों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। और दोस्तों, इस ऐतिहासिक समझौते में सभी सहमत लक्ष्यों को भविष्य में प्रगति की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित किया जाएगा और इस समझौते को उसी तरह के लक्ष्यों के समान भाग्य को पूरा करने से रोकने के लिए जो 2010 में आईची जापान में सहमति व्यक्त की गई थी और अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसे आगे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैव विविधता सम्मेलन ये कार्य कैसे करता है। तो इसमें जो पक्षकारों का सम्मेलन यानी सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी प्रत्येक 2 वर्षों में नए मुद्दों की पहचान करने और लक्ष्यों को हासिल करने तथा जैविक विविधता के नुकसान की पहचान के लिए बैठक करती है, जैसे वर्तमान में कनाडा में चल रही थी। तो सीबीडी हस्ताक्षरकर्ता सरकारों को सीओपी निर्णयों के आधार पर रणनीति कार्ययोजना के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की रिपोर्ट सौंपना जरूरी होता है। दोस्तों, 2010 में जापान में सीबीडी पक्षकारों के 10वें सम्मेलन में, जिसमें कहा गया है 193 देशों की सरकारें एकत्र हुई और विश्व की बहुमूल्य प्रकृति को बचाने के लिए एक नई रणनीति की स्थापना की गई थी। तो एक 20 सूत्री योजना को अपनाया गया था जिसे सरकारों द्वारा पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर विलुप्त हो रही प्रजातियों और दुनिया भर के महत्वपूर्ण निवास स्थलों के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए अगले 10 वर्षों में लागू किया जाना था। तो विश्व भर में जैविक विविधता का बचाव योजना के हिस्से के रूप में सरकारें विश्व में 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए 2020 तक हमारे महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में कवर करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुई है। अब दोस्तों, इसे क्या कर दिया गया है, 30/30 कर दिया गया, यानी 17 से 30% कर दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह से नगोया प्रोटोकॉल, इसका उद्देश्य था आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग और जैविक विविधता पर आयोजित सम्मेलन के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारा जैविक विविधता सम्मेलन का एक पूरक समझौता है। तो यह सीबीडी के 3 में से एक लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ का उचित और न्याय संगत बंटवारा भी करता है। तो दोस्तों, यह कनाडा में चल रही बैठक जो कि कल समाप्त हो गई 19 दिसंबर को, तो इसमें यह ऐतिहासिक समझौता किया गया है। तो आपको हमने बताया सीबीडी क्या है, इसके कार्य भी बताया, और दोस्तों कल के भी खबर में हम लोगों ने जैव विविधता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको बचाने के उपाय, उसी के लिए तो यह बैठकें होती हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर दिया हूं। अब बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 8 पर आया है, इसको सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है POCSO यानी पॉक्सो एक्ट के बारे में यहां पर चर्चा है। दोस्तों, इस लेख के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, और इस लेख में दिया गया है कि सहमतिपूर्ण संबंधों का अपराधीकरण यानी किशोरों के बीच या उनके साथ सहमति से यौन कृत्यों का व्यापक अपराधीकरण उनके यौन विकास और शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता की घोर निगरानी में है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी का घर है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि भारतीय किशोरों का एक महत्वपूर्ण अनुपात यौन रूप से सक्रिय है। तो ऐसे में यह जो POCSO पॉक्सो जो एक्ट है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट के विश्लेषण के अनुसार 2016 और 20 के बीच असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विशेष अदालतों द्वारा यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण, यह अधिनियम है, इसे POCSO एक्ट कहते हैं। इसके तहत पंजीकृत और निपटाए गए कुल मामलों में रोमांटिक मामले जहां रिश्ते सहमति से थे, लड़कियों और उनके परिवार के सदस्यों या अदालत के अनुसार इसका जो हिस्सा था 24.3%। दोस्तों, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पॉक्सो अधिनियम के तहत 92.6% मामले लंबित थे। इनमें से आपसी सहमति वाले मामले आपराधिक न्याय प्रणाली पर भारी पड़ रहे हैं। किशोर यौनिकता को विनियमित करने के लिए आपराधिक कानून का उपयोग करने की निरर्थकता असमान रूप से उच्च बरी होने की दर यानी रोमांटिक मामलों में 93.8% बरी हो जाते हैं। तो इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि लड़की ने 81.5% मामलों में आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा।
इसके अलावा 46.5% मामलों में पीड़ितों की शादी आरोपी से हो गई। तो इन मामलों में बरी होने की जो दर थी 91.8% थी, क्योंकि कई अदालतें युगल के वैवाहिक जीवन को परेशान नहीं करना चाहती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह जो है पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये पॉक्सो एक्ट है क्या? तो दोस्तों, यह पॉक्सो एक्ट 2012 में यह अधिनियम आया। इसे बाद में 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया, जिसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में मृत्यु दंड सहित कठोर सजा देने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। तो दोस्तों, यह पॉक्सो एक्ट 2012 में जो आया, नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए यह बनाया गया था। तो यह 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है। यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर भेदक हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल है। ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है, अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है। यह जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है। अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। और दोस्तों, इसमें 2019 में संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया। लेकिन वर्तमान में कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है, यानी आपराधिक मुकदमा और युवा लोगों की स्वतंत्रता से यह वंचित कर रहा है। तो दोस्तों, पॉक्सो का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। इसका अनपेक्षित प्रभाव आपराधिक मुकदमा चलाने एवं युवा लोगों की सहमति से संबंध में स्वतंत्रता का अभाव रहा है। दोस्तों, इस कानून का उपयोग किशोर लड़कियों के माता पिता द्वारा यौन अभिव्यक्ति को कम करने और पारिवारिक सम्मान की रक्षा करने के लिए किशोरियों के माता पिता द्वारा यह उपयोग किया जाता है। बाल संरक्षण प्रणाली के तहत आगामी आपराधिक जांच और परीक्षण और साथ साथ पूछताछ का किशोरों के विकास, शिक्षा, रोजगार, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किशोर लड़कों के लिए वैधानिक बलात्कार के लिए सजा के दीर्घकालिक परिणाम यौन अपराधों की रजिस्ट्री में कारावास और समावेशन भी शामिल करता है। कानून किशोर लड़कियों को पीड़ित के रूप में रखता है। बालिकाएं स्वयं चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने से कतराती हैं, अनजाने में उन्हें असुरक्षित गर्भपात की ओर धकेलती है और इस तरह से उन बालिकाओं को आवाज हीन बना देता है। जब ये लड़कियां अपने माता पिता के पास लौटने से इनकार कर देती हैं तो उन्हें बाल गृहों में संस्थागत कर दिया जाता है। किशोर लड़कों को डिफॉल्ट रूप से कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के रूप में जाना जाता है और उन्हें वयस्कों के रूप में पेश किया जाता है। तो इस तरह से यौन हिंसा और शोषण के वास्तविक मामलों की जांच और परीक्षण के समय और संसाधनों को यह हटाता है। किशोरावस्था के दौरान बाल अधिकारों के कार्यान्वयन पर सामान्य टिप्पणी संख्या 20 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने राज्यों से यह आग्रह किया है कि वे यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा की उनकी स्वायत्तता के संबंध में संतुलित करें और सिफारिश की कि राज्यों को तथ्यात्मक रूप से सहमति और गैर शोषणकारी यौन गतिविधि के लिए समान आयु के किशोरों का अपराधीकरण से बचना चाहिए। 2019 में इसने राज्यों से स्थिति के अपराध को हटाने का आग्रह किया जो किशोरों को आपराधिक बनाते हैं, जो एक दूसरे के साथ सहमति से यौन क्रिया में संलग्न होते हैं। तो दोस्तों, प्राथमिकी दर्ज करने और इस तरह के रोमांटिक मामलों के निपटान के बीच का औसत समय असम में 1.4 वर्ष है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में यह 2.3, जबकि पोक्सो अधिनियम में क्या है कि 1 वर्ष के अंतर्गत मामलों को निपटाना है। तो इस तरह से क्राइम इन इंडिया 2021 के अनुसार पोक्सो अधिनियम के तहत 92.6% मामले लंबित थे। इनमें से आपसी सहमति वाले मामले आपराधिक न्याय प्रणाली पर भारी पड़ रहे हैं। तो किशोर यौनिकता को विनियमित करने के लिए आपराधिक कानून का उपयोग करने की
निरर्थकता, असमान रूप से उच्च बरी होने की दर और इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि लड़की ने 81.5% मामलों में आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आगे का रास्ता यही हो सकता है कि ज्ञान की खाई को पाटने, सकारात्मक कौशल और दृष्टिकोण बनाने के लिए व्यापक यौन शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि किशोरों की सूचित निर्णय लेने और पारस्परिक संबंधों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम बनाया जा सके। साथ ही उनके स्वास्थ्य और गरिमा के महत्व को भी महसूस किया जा सके। और दोस्तों, 16 साल से ऊपर के किशोरों से जुड़े सहमति वाले कृत्यों को कम करने के लिए पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में एक संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता है। जो ये 18 वर्ष है, इसको 16 वर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि 16 साल से ऊपर और 18 साल से कम उम्र के लोगों को गैर सहमत वाले कृत्यों से बचाया जा सके। और दोस्तों, 16 वर्ष से ऊपर के लोगों द्वारा सहमति को मान्यता देने वाले प्रावधान पर विचार किया जा सकता है, अगर यह उनकी इच्छा के विरुद्ध है, उनकी सहमति के बिना है, या जहां उनकी सहमति मृत्यु या चोट या नशे के डर से प्राप्त की गई है, या यदि आरोपी अधिकार की स्थिति में है। तो कानून में संशोधन होने तक कानून प्रवर्तन एजेंसियां, बाल कल्याण समितियां और किशोर न्याय बोर्ड बच्चों के सर्वोत्तम हित में मौजूदा प्रावधानों के तहत उपलब्ध विवेकाधिकार का प्रयोग करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि गिरफ्तारी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और उसे कम किया जा सके। अभी 1 साल पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस उम्र को घटाया जाए, क्योंकि इस पोक्सो अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 8 पर ही। इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। द कॉस्ट टू द कंट्री जस्ट फॉर सेविंग इन सीटीसी। तो यहाँ पर सीटीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट टू द कंपनी इसको कहा जाता है। सीटीसी, जैसे आप कोई जॉब करते हैं तो पूछा जाता है कि आपका सीटीसी क्या है। तो दोस्तों, सीटीसी में सिर्फ बचत की कीमत देश को चुकानी पड़ती है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाई इट इज कंसीडर्ड बेनिफिशियल, वेज सप्रेशंस, इनोवेटिव टैक्टिक्स कंपनीज यूज। तो जो कंपनी की लागत में बचत को अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद माना जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुबंध और स्थायी कर्मचारियों दोनों पर इसके व्यापक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में लगभग 100 मिलियन अस्थायी कर्मचारी और 50 मिलियन वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जिनके पास कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं है। यह हमें 150 मिलियन अनुबंध श्रमिकों का अनुमान देता है। दोस्तों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में कुल औद्योगिक रोजगार में अनुबंध रोजगार की हिस्सेदारी 2004 में 24% से बढ़ करके 2017 में 38% हो गई। इन गैर पेरोल अनुबंध श्रमिकों को तकनीशियनों, ड्राइवरों, कार्यालयों और वाणिज्यिक परिसरों में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में सर्वत्र देखा जाता, या कारखानों में सिर्फ अकुशल श्रमिक के रूप में। चूंकि आउटसोर्सिंग का चलन बढ़ गया है, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में कई मैन पावर सप्लायर फर्में तेजी से बढ़ी हैं। 2001 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र ने भी कई रिक्तियों को गैर प्रमुख गतिविधियों के रूप में उद्धित करते हुए आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कैजुअल ठेका श्रमिकों यानी अनुबंध श्रमिकों की हिस्सेदारी 2011-12 में, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 17.1% थी, जो 15-16 में बढ़कर 19% और 20-21 में 37.2% हो गई। तो 2021 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 4,81,395 संविदा कर्मचारी थे, और यह आंकड़ा 2011 में 2,68,815 था, जो कई स्थायी नौकरियों को संविदा में बदलने का संकेत देता है। तो दोस्तों, इसे फायदेमंद क्यों माना जाता है? तो जाहिर है कि स्थायी रोजगार की तुलना में अनुबंध रोजगार के लिए कंपनी की लागत कम है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि कम सीटीसी से न केवल इंडियन कंपनियों के मुनाफे में सुधार किया है, बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया। हालांकि क्या देश अन्य सीटीसी के लिए भी कोई लागत है? जब स्थायी नौकरियां, ज्यादातर काम की 12 मासी प्रक्रिया शामिल है, को अनुबंधित श्रम के लिए आउटसोर्स किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हम आउटसोर्सिंग की इस वैश्विक प्रवृत्ति के पीछे कारणों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो मजदूरी के अलावा 5 विशिष्ट मानव संसाधन लागतें हैं। किराए पर लेने की लागत, प्रेरण लागत,
कैरियर की प्रगति लागत, विच्छेद और अधिवर्षिता लागत। तो निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किराए पर लेने की लागत अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ सौ रिक्तियों के लिए लाखों आवेदन करते हैं। तो इस पैमाने पर परीक्षा आयोजित करना राज्य तंत्र के लिए दुस्वप्न बन जाता है। तो जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से किराए पर लेना लागत और समय कुशल है। चूंकि अनुबंध श्रमिकों को न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और यह सीटीसी को कम करता है, तो प्रबंधन अनुबंध श्रमिकों को तरजीह देता है, क्योंकि वे एक स्थायी कर्मचारी द्वारा प्राप्त उदार सवैतनिक अवकाश के हकदार नहीं है। आगे की बचत संविदा कर्मियों को पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होने से आती है। अंत में अनुबंधित कर्मचारियों को निकालने के लचीलेपन को श्रम उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाता है। आप देख सकते हैं किसी को भी हटाया जा सकता है। इसी तरह से मजदूरी यानी वेज सप्रेशन, वेतन में कटौती, सीटीसी में बड़ी बचत होती है। यह एक तथ्य है कि अनुबंध किसी तरह मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि देश में 15 करोड़ संविदा कर्मचारियों में से अधिकांश का भुगतान कम है। तो इस तरह के ठेकेदारों या फर्मों द्वारा अर्जित लाभ के बावजूद कम खपत और बचत के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दोस्तों, द लैंसेट में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार इंग्लैंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में आउटसोर्स खर्च में 1% की वार्षिक वृद्धि 0.38% की उपचार योग्य मृत्यु दर वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। चूंकि कम वेतन वाले संविदा कर्मचारी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए देश की समग्र मानव पूंजी में गिरावट आई है। जैसे कि अनुबंध श्रमिकों के कौशल विकास के में निवेश नहीं करता, अर्थव्यवस्था की श्रम उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मनोबल में कमी आती है। अनुबंध श्रमिकों को उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होती है। दोस्तों, इसके लिए कंपनियां इनोवेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं, अभिनव रणनीति का इस्तेमाल करती हैं। जैसे प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियों ने श्रम अधिनियमों के कानूनी प्रावधानों से बचने के लिए नए तरीके इजाद किए हैं। अनुबंध रोजगार की शोषणकारी प्रकृति का हानिकारक वितरणात्मक प्रभाव है, जो स्थायी श्रमिकों के वेतन को भी दबा देता है, जबकि स्थायी नौकरियों को अनुबंध रोजगार से बदलने के प्रतिकूल प्रभाव को मापने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को लागत आती है अगर लाखों श्रमिकों को कम भुगतान किया जाता है और स्वास्थ्य के खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो सीटीसी में बचत के लिए देश को अनुबंध श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की भलाई की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। यह तर्क है कि रोजगार की स्थायिता अक्षमता को जन्म देती है और इसका अपना गुण है, इसके मूल कारणों से निपटा जाना चाहिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र को अपने मूल्यांकन तंत्र में सुधार करना चाहिए ताकि स्थायी कर्मचारियों की दक्षता को पुरस्कृत किया जा सके। निजी क्षेत्र को यह महसूस करना चाहिए कि देश के लिए आउटसोर्सिंग की लागत लंबे समय में कंपनी की लागत से कहीं अधिक हो सकती है। तो यह काफी महत्वपूर्ण लेख था। अब बढ़ते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर। यह भी पृष्ठ संख्या 8 पर ही आया है, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप के अंतर्गत डाल सकते हैं, और यह है बिहार की शराबबंदी नीति काम नहीं कर रही है। दोस्तों, बिहार में ताजा जहरीली शराब त्रासदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला दिया है। चूंकि मरने वालों की संख्या 38 हो जाने से विपक्ष काफी हावी हो रहा है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी जो कानून है उस पर पुनर्विचार किया जाए और मरने वाले परिवारों के सदस्यों को मुआवजा देने की भी अपील की है, जबकि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। तो बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 क्या है, इसके क्या प्रावधान है? इस कानून के तहत गांव में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, यानी देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब की बिक्री पर रोक रहती है। शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा इलाकों की करीब 650 सरकारी दुकानों में सिर्फ विदेशी शराब की बिक्री की जाती है। पटना नगर निगम क्षेत्र में शराब बेचने की 90 सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। बिहार सरकार को इस फैसले के कारण साल में 2000 करोड़ रुपए से अधिक उत्पाद शुल्क का नुकसान होता है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को देसी शराब की बिक्री से 2015-16 के वित्तीय वर्ष में 2000 से अधिक करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क के रूप में मिले।
तो नए कानून में अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जहरीली शराब पीने से मौत होने पर शराब बनाने और बेचने वालों को मौत की सजा का प्रावधान भी हो सकता है। विदेशी शराब की लाइसेंसी दुकानों में बची अंग्रेजी शराब को सरकार जब्त कर लेगी और जांच के बाद उसकी कीमत दुकानदारों को वापस करेगी। देसी शराब के स्टॉक को जिला प्रशासन नष्ट कर देगा। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस तरह से कई ऐसे प्रावधान हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट के तहत किसी भी नशीले पदार्थ या शराब का निर्माण, बॉटलिंग, वितरण, परिवहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री या सेवन पर प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, इस एक्ट के तहत सरकारी रिकॉर्ड यही बताते हैं कि अप्रैल 2016 से राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए लगभग 74,000 छापों में 80,000 लीटर देसी शराब सहित 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। तो जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा, गिरफ्तारियों की संख्या से चिंतित बिहार के मुख्यमंत्री ने कानून में 3 बार संशोधन भी किया और उन्होंने कुछ प्रावधानों को हल्का कर दिया, जिनमें यह कहा गया कि एक सामुदायिक जुर्माना लगाया जाएगा, परिवार में सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, भले ही उनमें से एक शराब का सेवन या भंडारण करते पकड़ा गया हो। इससे पहले राज्य विधानसभा में सभी पार्टियों ने शराब कानून का समर्थन किया था, लेकिन अब वे निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि खराब क्रियान्वयन के कारण यह कानून विफल रहा है। लेकिन अवैध शराब की जब्ती की हद, जेल में बंद लोगों की संख्या, सजा की कम दर, जहरीली शराब के सेवन से बढ़ती मौतें, अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के असफल प्रयोग सभी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि नीति में एक बार और पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, शराब कानून लागू होने के बाद से ऐसी घटनाओं में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक है। राज्य पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा पिछले 6 वर्षों में शराबबंदी नीति के उल्लंघन के लगभग 4 लाख मामले दर्ज किए हैं और 4.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 1% से कम लोगों को दोषी ठहराया गया, बाकी को पुष्टिकारक सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं कि यह जो घटनाएं घटित हो रही हैं, सरकार को इस पर फिर से विचार करना आवश्यक हो जाता है। हालांकि आलोचकों का यही कहना है कि नीतीश कुमार निषेध नीति को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत हो रहे हैं। इसके पीछे वो लोग 2 कारण बता रहे हैं। एक कि महिलाओं की जाति तटस्थ वोट बैंक बनाने के लिए, चूंकि महिलाएं इस कानून से काफी खुश हैं, वे अपने परिवार में पुरुष सदस्यों की शराब की समस्या के कारण सबसे अधिक पीड़ित थी, तो उनको इससे राहत मिली है। दूसरा एक है कि यह ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार इस कानून को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब इस तरह की घटनाओं को देखते हुए उन्हें पुनर्विचार करना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न कि बताएं कि कैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता समझौता जैव विविधता पर वैश्विक कार्रवाई के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करता है, जो जलवायु के लिए पेरिस समझौते का पूरक है। तो दोस्तों, इसमें आप प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में तोड़ लीजिए। इसमें इसके सारे बिंदुओं की चर्चा हम लोग किए हैं, इससे पहले भी, कल भी समाचारों में था, तो उन सब को संकलित करके इसे लिखने का प्रयास करिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोरों के बीच या उनके साथ सहमति से यौन कृत्यों का व्यापक अपराधीकरण उनके यौन विकास और शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता की घोर निगरानी में है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? सिद्ध करें। तो दोस्तों, इसमें वही है, पॉक्सो एक्ट के बारे में है। तो इसको जो है अंत में यही कहा जाना चाहिए कि इसकी जो उम्र सीमा है उसमें परिवर्तन विचारणीय है। तो अंत में इस तरह से आगे की राह के माध्यम से लिख सकते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या युवाओं को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों का जिक्र आपको करते हुए अंत में यही बताना है, और कुछ कोर्टों ने भी यह इच्छा जाहिर की है कि उम्र को घटाया जाए। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि CBD, जिसे क्या कहेंगे, जैव विविधता सम्मेलन या अभिसमय कहेंगे, यह किस कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था? इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल कौन थे जिन्हें मंजूरी दी गई थी? इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।